प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र के अर्थ के विषय में पढ़ा था और आज उसी कड़ी में हम आज अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो निरंतर प्रगति करता जा रहा है और इसको एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों और शास्त्र की बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से सबसे पहली परिभाषा है जो हमारे प्लस टू के सिलेबस में है, वही परिभाषा हम करेंगे। और जो सबसे पहली परिभाषा है वो परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, ये उसकी पुस्तक का छोटा नाम था। वैसे इसकी जो बुक है उसका बड़ा जो नाम है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन आप सिर्फ याद रखने के लिए इतना ही आप लोग याद रखिए कि वेल्थ ऑफ नेशन उसकी किताब का नाम था और वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी। ठीक है, इस बुक में, इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज है। यह एडम स्मिथ के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा थी। ठीक है, इस परिभाषा में उन्होंने क्या बताया हमें? पहला उन्होंने बताया, इसकी विशेषताएं बोल लीजिए इसको। पहला उसने बताया कि धन क्या होता है, धन क्या है। ठीक है, दूसरी बात उसमें बताया कि धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और तीसरी बात कही उन्होंने कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए धन तथा बचत एवं निवेश को कैसे बढ़ाएं, या जो बचत और निवेश है वो धन पर निर्भर करते हैं। हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा की आलोचना की, क्योंकि जो भी विचार किसी के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं उसकी कुछ न कुछ आलोचना जरूर होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें मॉरिस का नाम है, मॉरिस रस्किन, बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा थी उसकी आलोचना की। उनमें से एक अर्थशास्त्री ने कहा कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बना दिया, धन का विज्ञान बना दिया, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अर्थशास्त्र में समाज कल्याण के स्थान पर या मानव कल्याण के स्थान पर, समाज कल्याण के स्थान पर धन को अधिक महत्व दिया गया। महत्व दिया है जो बड़ा दुखदाई है, जो
बड़ा ही दुखदाई है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा थी उसकी आलोचना मॉरिस रस्किन बॉन्ड्स वगैरह बहुत सारे शास्त्रियों ने जो की थी। कार्लाइल एक उनमें से था, उन्होंने ये आलोचना करते हुए कहा कि धन सब चीज धन नहीं होता। तीसरी बात उसने सब चीज धन नहीं होता, यही बात कही कि धन साधन है, साध्य नहीं है, साध्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो एडम स्मिथ की परिभाषा थी वो यही थी और यही उसकी विशेषताएं थी और ये उसके आलोचनाएं थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपनी दूसरी परिभाषा है जिसका नाम है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा सन 1890 में, कब 1890 में डॉक्टर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इस प्रकार से दी। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, हम किसी की दी गई जो परिभाषा है शब्दों को यूं का यूं इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। क्या कहा उन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक, यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के, यह मनुष्य के, ठीक है नहीं, यह मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों, यह मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का, सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उपयोग करने से है। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उपयोग करने से है। अब ध्यान रखना है कि जो मार्शल ने परिभाषा दी उस परिभाषा में उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज करे। एक तो जीवन का साधारण व्यवसाय, मानव जाति का अध्ययन, व्यक्ति सामाजिक कार्यों का अध्ययन, ठीक है, अर्थात सामाजिक मनुष्य का अध्ययन, भौतिक पदार्थ, ये बातें, यही इनकी इस परिभाषा की मुख्य विशेषताएं और इस परिभाषा में यही सार है इस परिभाषा का। इस परिभाषा में हमें क्या पता चलता है? पहली बात पता चलती है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें सामाजिक मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसने अपनी परिभाषा में कहा, डॉक्टर मार्शल ने अपनी परिभाषा में पहले क्या कहा? पहली बात कही उन्होंने कि अर्थशास्त्र में क्या सामाजिक मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। में सामाजिक मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही उन्होंने? दूसरी बात कही, अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र सॉरी में केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या कही उन्होंने? तीसरी बात जो मार्शल था उसने अपनी परिभाषा में कही कि मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को या मनुष्य के जीवन को ने मनुष्य के जीवन को साधारण व्यवसाय मानना है। ठीक है, इस परिभाषा की ये मुख्य विशेषता है, अर्थात इस परिभाषा से निकलकर आने वाली मुख्य बातें ये थी। अब आलोचनाएं। मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी उसकी परिभाषा की मुख्य रूप से रॉबिन्स नाम का एक अर्थशास्त्री हुआ, आगे पढ़ेंगे। रॉबिन्स ने एक परिभाषा दी थी, वो आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट परिभाषा उन्हीं की होगी। उसने क्या कहा? उसने अर्थशास्त्र की जो ये परिभाषा थी, कल्याण संबंधी परिभाषा, इसकी आलोचना करते हुए कहा, क्या कहा कि पहली बात, इसकी पहली विशेषता को उसने इसकी आलोचना कहा कि केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, बल्कि समाज से बाहर रहने वाले, दूर रहने वाले लोगों का भी इसके अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए। लोगों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कही? केवल भौतिक वस्तुओं का, केवल भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता, बल्कि अभौतिक जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, रॉबिन्सन ने क्या क्या कहा? रॉबिन्सन ने क्या क्या कहा? पहली बात कही, केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन नहीं किया जाता, केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। ठीक है, बल्कि ऐसे व्यक्ति जैसे साधु है, सन्यासी है, उनका अध्ययन भी अर्थशास्त्र में क्या किया जाना चाहिए। दूसरी बात, केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें अभौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कही, केवल कल्याण प्रदान करने वाले साधनों का ही अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं होता, नहीं, बल्कि कल्याण में कमी करने वाले साधनों का भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इन बातों के कारण डॉक्टर जो रॉबिन्स था, उन्होंने अर्थशास्त्र की क्या करी, जो
भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा थी उसकी आलोचना की। ध्यान से देखिए कि भौतिक कल्याण संबंधी जो परिभाषा थी 1890 में डॉक्टर मार्शल ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में क्या है, मानव जाति का अध्ययन है। ठीक है, यह मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध क्या कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपयोग करने से है। ठीक है, इस परिभाषा में हमें क्या क्या बातें देखने को मिली। पहली बात मिली कि अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरी, अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है इस परिभाषा के अनुसार। तीसरी, मार्शल ने मनुष्य के जीवन को साधारण व्यवसाय कहा है। ठीक है, लेकिन रॉबिन्स ने मुख्य रूप से आगे बढ़कर इसकी आलोचना करते हुए कहा केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता, बल्कि असामाजिक मनुष्य जो एकांत में रहते हैं जैसे साधु सन्यासी होते हैं उनका अध्ययन भी अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। ठीक है नहीं, इसलिए जो रॉबिन्सन की परिभाषा है उसमें ये कमी है। दूसरी बात क्या कही, केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं बल्कि अभौतिक वस्तुओं का भी अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। ये भी एक जो मार्शल की परिभाषा है उसमें कमी है। तीसरी बात, केवल कल्याण प्रदान करने वाले साधनों का ही अध्ययन नहीं किया जाता अर्थशास्त्र में, जो है कल्याण में वृद्धि करते हैं अर्थात कल्याण में कमी करते हैं उन साधनों का भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया। आगे है अर्थशास्त्र की तीसरी परिभाषा जिसका नाम है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है वो प्रोफेसर रॉबिन्स ने, प्रोफेसर किसने, प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक ध्यान रखना है कि जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है प्रोफेसर रॉबिन्सन ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर, एन एसे ऑन द नेचर एंड significance of economics साइंस में दी। कैसे दी वो उन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कैसे दी, देखिए उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले, क्या, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले, क्या कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्सन की जो परिभाषा थी उसने क्या कहा, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी उन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा
उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, अब इस परिभाषा का क्या सार निकला, इस परिभाषा की क्या विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती है। पहली बात जो है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। मतलब पहली बात क्या कही उन्होंने, अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे ऐसी अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब रॉबिन्सन ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र में उन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो उन मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन कार्यों से मनुष्य अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने सीमित साधनों का जो प्रयोग है वो किस तरह से करे, इस बात का उसे पता लगे। ठीक है, पहली विशेषता ये थी। दूसरी बात कही कि इस परिभाषा में साधनों के दुर्लभ होने के साथ साथ इस परिभाषा में एक बात और बताई गई कि साधन जो हैं दुर्लभ तो हैं, दुर्लभ का मतलब कम तो है, लेकिन साथ में ही उनके विभिन्न उपयोग भी होते हैं। विभिन्न उपयोग कैसे होते हैं, जैसे चाय, दूध है, दूध का प्रयोग हम चाय बनाने के लिए भी कर सकते हैं, बच्चे को पिलाने के लिए भी कर सकते हैं, खुद पीने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साधन तो एक ही है, दूध तो एक ही है, लेकिन हम उसका प्रयोग कई तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात ये इस परिभाषा से निकल कर आई। तीसरी बात क्या है कि साधनों के विभिन्न उपयोग होने के कारण, साधनों के विभिन्न उपयोग के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे दूध था हमारे पास, दूध को हमारे पास यदि थोड़ी मात्रा में या 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध में हम चाय बनाएं, बच्चे को पिलाएं या खुद पिए, जो भी है, ठीक है, उनमें से हमने एक बात का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, एक या दो बातों का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस परिभाषा से में हमें यह भी पता चलता है कि साधनों के विभिन्न उपयोग होने के कारण ही जो चुनाव की समस्या है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर आती है इसकी आलोचनाएं। अर्थशास्त्र की जो रॉबिन्सन की परिभाषा थी, उस परिभाषा की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। ठीक है, जो पहली आलोचना है वो क्या है कि रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को चुनाव और मूल्य निर्धारण का विज्ञान बना दिया। आलोचना में रॉबिन्सन ने, पहली बात क्या आई, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव और मूल्य निर्धारण का, चुनाव और मूल्य निर्धारण का विज्ञान बना दिया। इस परिभाषा के आधार पर उसकी आलोचना की गई। इस परिभाषा के आधार पर इसकी आलोचना करते हुए अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सैमुएल्सन
वगैरह जो आधुनिक अर्थशास्त्री फर्गुसन, सैमुअलसन वगैरह जो उन्होंने आलोचना की, कहा कि रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्रों को क्या कर दिया, चुनाव और मूल्य निर्धारण का विज्ञान बना के रख दिया है। ठीक है। दूसरी बात उसने क्या कहा, दूसरी बात उसकी जो आलोचना हुई इस बात के लिए हुई कि मनुष्य के कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में जो रॉबिन्सन का की परिभाषा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। मनुष्य के कल्याण और आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए में रॉबिन्स की जो परिभाषा है, परिभाषा ठीक नहीं है, अर्थात सही नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, अर्थशास्त्र की जो ये परिभाषा है, अर्थशास्त्र को तीसरी बात क्या कही अर्थशास्त्रियों ने, तीसरी बात उन्होंने कही कि इस परिभाषा ने अर्थशास्त्र को जटिल और अव्यावहारिक बना दिया है। जटिल और अव्यावहारिक बना दिया है। ठीक है। ये इस परिभाषा की आलोचना थी। ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन आता है तो परिभाषा के आधार पर यदि कहा जाता है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की व्याख्या करें, या रॉबिन्सन द्वारा अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा की व्याख्या कीजिए, तो उसमें हमने यही लिखना है कि प्रोफेसर रॉबिन्सन ने 1932 ईस्वी में अपनी जो पुस्तक प्रकाशित करवाई थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी उसे दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहा जाता है। उन्होंने परिभाषा में किस तरह से परिभाषा दी, परिभाषा क्या थी उसकी, कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है। लेकिन इस परिभाषा से हमें किन किन बातों का पता चला, अर्थात इस परिभाषा में क्या क्या विशेषताएं इस परिभाषा की हमारे सामने निकल कर आई। पहली विशेषता थी कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, साधन दुर्लभ है लेकिन साथ में उनके विभिन्न उपयोग भी होते हैं। ये इस परिभाषा से निकल कर आया। तीसरी बात निकल कर आई कि साधनों के विभिन्न उपयोगों के कारण ही जो चुनाव की समस्या है वो उत्पन्न होती है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा की आलोचना की और आलोचना करते हुए कहा कि रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को चुनाव और मूल्य निर्धारण का सिद्धांत बना दिया है। दूसरी बात कही कि मनुष्य के कल्याण आर्थिक समस्या को सुलझाने में जो रॉबिन्सन की जो परिभाषा है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक नहीं है। तीसरी बात, इस परिभाषा ने अर्थशास्त्र को जटिल और अव्यावहारिक बना दिया है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।